हेलो फ्रेंड्स, मनीषा गर्ग और मित्रों, हम पढ़ रहे थे मराठों के उत्कर्ष के बारे में। मित्रों, मराठा जो है आधुनिक भारत का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मराठा के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। शिवाजी, उनके प्रशासन के बारे में, उनके उत्तराधिकारियों के बारे में हम जान रहे थे। उत्तराधिकारियों में मित्रों हमने जाना था बालाजी विश्वनाथन के बारे में, बाजीराव प्रथम के बारे में, और अब जानते हैं मित्रों बालाजी बाजीराव के बारे में। बालाजी बाजीराव जो थे मित्रों, इनका एक अन्य नाम भी था, जिनका अन्य नाम था नाना साहब। क्या नाम था? नाना साहब। मित्रों, इनका जो शासनकाल, जो इनका जो टाइम पीरियड है वो रहता है 1740 से लेकर 1761 तक। कब तक? 1740 से 1761 तक। इनके काल में मित्रों मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। मराठा जो थे उन्होंने 1751 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां से उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। उड़ीसा का जो क्षेत्र था इन्होंने अलीवर्दी खां ने मराठों को ही दे दिया। बंगाल, बिहार और चौथ के रूप मित्रों, बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र था वो पहले ही इनके मराठों के अधिकार क्षेत्र में था, और बंगाल बिहार से जो इनको चौथ प्राप्त होती थी वो 12 लाख वार्षिक थी। 12 लाख वार्षिक थी। इतना बड़ा राजस्व जो था इन्हें बंगाल बिहार के क्षेत्र से प्राप्त होता था। बंगाल बिहार के क्षेत्र से मित्रों ये कहा जाए कि अगर अधिकार क्षेत्र नहीं भी था तो भी जो अलीवर्दी खां थे, जिनका जो बंगाल के सूबेदार थे, इन्होंने इसकी मतलब एक तरह से अधीनता स्वीकार कर ली बंगाल के नवाब ने। और बंगाल का जो मित्रों इनके अधिकार में नहीं था, बल्कि बंगाल और बिहार में से अलीवर्दी खां ने 12 लाख रुपए इनको वार्षिक कर देना स्वीकार किया। 12 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। किसने? अलीवर्दी खां ने। और उड़ीसा का जो क्षेत्र था वो मराठों को दे दिया। ये मित्रों याद रखने योग्य बात है कि इनका पूर्णतः इनका अधिकार नहीं था मराठों का बंगाल और बिहार पर, बल्कि बंगाल के जो नवाब थे अलीवर्दी खां, इन्होंने बंगाल और बिहार से चौथ के रूप में मराठों को 12 लाख रुपए देना स्वीकार किया। और उड़ीसा का जो क्षेत्र था वो इनको मराठों को दे दिया। मित्रों, ये सब जो काम थे किसके काल में हुए? बालाजी बाजीराव के काल में। मित्रों, बालाजी बाजीराव के काल में अन्य भी कई कार्य हुए। 1752 की बात है। बालाजी बाजीराव के काल में निजाम के साथ बल्की की संधि की गई। कौन सी संधि? बल्की। तो ये पूछी जा सकती है मित्रों, बल्की की संधि कब और किसके बीच हुई? तो मराठों और निजाम के साथ हुई, जिसका जो बराड़ का जो आधा क्षेत्र था वो निजाम ने मराठों को दे दिया। मराठों को क्या प्राप्त हुआ? बल्की की संधि के अनुसार बराड़ का आधा क्षेत्र। बराड़ का आधा क्षेत्र। मित्रों, इसके साथ साथ ही अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, दौलताबाद के जो क्षेत्र थे वहां से भी मराठों को एक बड़ी जो रकम थी कर के रूप में, चौथ के रूप में वो प्राप्त होती थी, जो लगभग 60 लाख रुपए थी। कौन से क्षेत्र थे मित्रों? ये अहमदनगर। लगभग ये जो क्षेत्र थे सभी दक्षिण भारत के थे मित्रों। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। मित्रों, गोलकुंडा इसमें शामिल नहीं था। इसमें बराड़ और दौलताबाद जो दो क्षेत्र थे वो शामिल थे, और यहाँ से इन्हें 60 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में प्राप्त होते थे। मित्रों, इनके जो बालाजी बाजीराव थे, इनके काल में मराठों ने पंजाब व दिल्ली पर भी आक्रमण किया। कौन से दो क्षेत्रों पर? पंजाब व दिल्ली। मित्रों, चूंकि दोनों क्षेत्र ही उत्तर भारत के थे और पंजाब व दिल्ली पर जो आक्रमण किया गया मित्रों वो किया गया, ये 1757 की बात है मित्रों। तो इसमें क्या, रघुनाथ राव जो एक मराठा सरदार थे, इनके नेतृत्व में मराठा जो सेना थी उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पहुंची, इसके नेतृत्व में रघुनाथ राव, ये एक मराठा सरदार थे। इनके नेतृत्व में सेना दिल्ली पहुंचती है। और मित्रों, यहाँ दिल्ली में किसका शासन होता है? केंद्र में मुगलों का शासन होता है। और मुगलों की सहायता से मित्रों यहाँ क्या होता है कि अहमद शाह जो इस टाइम क्या होता है कि मुगल सत्ता जो कमजोर हो चुकी होती है मित्रों पूरी तरह से। और अहमद शाह जो अब्दाली होता है, ये एक अफगानी होता है मित्रों।
आप जानते होंगे कि 1739 में हमारे देश पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। तो इस टाइम क्या होता है कि दिल्ली को बहुत बुरी तरह से लूटता है और दिल्ली पर शासन स्थापित करता है और अपने एक प्रतिनिधि जो है यहाँ छोड़कर ये अपने देश वापिस चला जाता है। इसका एक प्रतिनिधि होता है जिसका नाम होता है नजीबुद्दौला। क्या नाम होता है? नजीबुद्दौला। ये क्या होता है? दिल्ली पे शासन कर रहा होता है। किसका प्रतिनिधि होता है? ये अहमद शाह अब्दाली का। तो ये नजीबुद्दौला को जो मराठा होते हैं वो मुगलों के सहयोग से इसको हटा देते हैं। किसके पद पर होता है ये नजीबुद्दौला? मीर बख्शी के पद पर होता है। जो मुगल काल का सबसे इम्पोर्टेंट पद था प्रशासन में, मीर बख्शी का जो पद था वो किसके प्रतिनिधि को प्राप्त था? अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को दिल्ली में ये बैठा था। इसको क्या होता है? मुगलों के सहयोग से मराठों द्वारा हटा दिया जाता है और दिल्ली पर पूर्णतः अधिकार करने की मराठों की जो योजना थी वो थी दिल्ली को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं। 1758 में मित्रों क्या होता है कि ये जो मतलब रघुनाथ राव होते हैं जिनके नेतृत्व में दिल्ली पर आक्रमण किया था मराठा सेना ने, वो पंजाब पर भी आक्रमण करते हैं। पंजाब पर भी आक्रमण करते हैं और यहाँ से मित्रों तैमूर को हटा देते हैं। तैमूर का शासन था यहाँ पर, तैमूर नाम के व्यक्ति का, और तैमूर को निष्कासित कर। और मित्रों इस तरह क्या होता है कि बालाजी विश्वनाथ के जो काल में मराठियों का जो क्षेत्र होता है वो कटक से अटक तक फैल जाता है। कटक से अटक तक इनकी जो विजय पताका होती है मराठों की वो फैल जाती है, वो पहुंच जाती है, विजय पताका फहरने लगती है। मित्रों ये कटक से अटक तक जो मराठा साम्राज्य को फैलाने की जो बात थी किसके द्वारा कही गई थी? मित्रों ये बात कही गई थी बाजीराव कठिन द्वारा। अब मित्रों हम देखते हैं पानीपत। मित्रों ये जो पानीपत का युद्ध है ये इतिहास में पानीपत के जो युद्ध में है 3 युद्ध हम पढ़ते हैं मित्रों। पहला जो पानीपत का युद्ध होता है वो होता है 1526 में, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है मित्रों। दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है अकबर और हेमू के बीच में, जब अकबर शासक बनना होता है तो उससे 1 साल पहले ही 1556 में लगभग ये युद्ध होता है, तो इसमें अकबर की जीत होती है। मित्रों तीसरा जो युद्ध है भारत में पानीपत का वो 1761 में होता है। किसके बीच होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध होता है मित्रों। लेकिन यहाँ अहमद शाह अब्दाली खुद नहीं होता बल्कि उसका एक प्रतिनिधि एक और होता है जो उसके मतलब यहाँ पर आकर भारत में आकर और अफगान सत्ता स्थापित करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होता। एक ही समय से वो एक अफगान लुटेरा होता है मित्रों, अफगानी लुटेरा। और ये भारत में आकर लुटेरा आता है और ये भारत में लूटपाट मचाने लगता है, तो मराठी इसे रोकने की कोशिश करते हैं। मराठी जो है इसके साथ युद्ध करते हैं, जिसे पानीपत का युद्ध कहा जाता है मित्रों। 1761 में ये युद्ध हुआ। तो मित्रों अब हम बढ़ते हैं पानीपत के युद्ध की पूरी स्टोरी की, आखिर पानीपत का युद्ध क्यों होता है और मराठियों का इसमें क्या मराठियों का रिजल्ट होता है, क्या उनकी दशा होती है। पानीपत का जो युद्ध है मित्रों ये अहमद शाह अब्दाली का जो प्रतिनिधि मैंने आपको बताया दिल्ली में जो था, क्या नाम था इसका? इसका नाम था नजीबुद्दौला। तो ये नजीबुद्दौला जो था इसने दिल्ली में मीर बख्शी का पद जो था जिस पर ये आसीन था उसके मतलब दिल्ली में एक मेन व्यक्ति था। इसके माध्यम से इसने दिल्ली के जो आसपास के जो क्षेत्र है वहां से कई लोगों का इसने समर्थन प्राप्त किया और अपनी गहरी पैठ बना ली थी मित्रों यहाँ पर। तो यहाँ रहते हुए इसने अवध का जो नवाब था जिसका नाम था शुजाउद्दौला, इसका समर्थन प्राप्त किया। इसके साथ साथ मित्रों रुहेला सरदार जिनका नाम था हाफिज रहमत खां, इनका समर्थन प्राप्त किया। ये नाम जो मैं आपको बता रही हूँ मित्रों काफी इम्पोर्टेंट है, प्लीज आप नोट करें। जो रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां थे इनको सादुल्ला खां भी कहा जाता था मित्रों। क्या कहा जाता था? सादुल्ला खां इनका दूसरा नाम था, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। पेपर में अगर सादुल्ला खां आता है तो वो रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां थे। बालाजी बाजीराव ने मित्रों क्या हुआ कि
जब ये युद्ध शुरू हुआ तो सेना में दो प्रमुख व्यक्ति जो उस टाइम मित्रों पेशवा कौन थे, बालाजी बाजीराव और इन्होंने विश्वास राव, ये इनके प्रमुख व्यक्ति थे, विश्वास राव और सदाशिव राव। मित्रों ये नाम काफी महत्वपूर्ण है, कृपया आप इन्हें ध्यान रखें अथवा अपनी कॉपी में नोट करें। पानीपत के युद्ध में इन दो व्यक्तियों की मराठों की तरफ से विशेष भूमिका रहती है और इन दोनों के नेतृत्व में मित्रों पानीपत के युद्ध में मराठों की सेना बालाजी बाजीराव द्वारा भेजी जाती है। मित्रों इस युद्ध में इब्राहिम खां गारदी नामक व्यक्ति द्वारा मराठियों का जो तोप होती है, तोप खाना होता है, उसका नेतृत्व किया जाता है। इब्राहिम खां गारदी। मित्रों ये इब्राहिम खां गारदी का नाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और ये काफी महत्वपूर्ण है। इब्राहिम खां गारदी द्वारा मराठियों के तोप खाने का नेतृत्व किया जाता है। पानीपत के युद्ध का मित्रों रिजल्ट ये होता है कि इसमें मराठियों की पूरी तरह हार होती है और इस हार की जो सूचना है वो पेशवा तक व्यापारियों द्वारा पहुंचाई जाती है, व्यापारियों द्वारा पहुंचाई जाती है। मित्रों जो ये व्यापारी है ये किस तरह सूचना देते हैं, तो ये कभी कभी परीक्षा में कथानक का देकर हमसे पूछा जाता है कि ये कथन जो थे पानीपत के युद्ध में किसके द्वारा कहे गए। तो मित्रों ये जो सूचना थी पेशवा को हार की जो सूचना थी मराठों की वो व्यापारियों द्वारा दी गई और उन्होंने कहा कि मराठों के 2 मोती विलीन हो गए, मराठों के 2 मोती विलीन हो गए। 2 मोती यानी कि मैंने अभी आपको मित्रों बताया कि पानीपत के युद्ध में मराठों की तरफ से 2 व्यक्ति जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं, जिनमें सदाशिव राव और विश्वास राव थे। इनके लिए कहा गया कि मराठों के 2 मोती विलीन हो गए। मित्रों काशीराज पंडित एक व्यक्ति थे जिन्होंने मराठों के युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया और उन्होंने कहा कि पानीपत का जो युद्ध था वो मराठों के लिए परिणामकारी सिद्ध हुआ। तो इन्होंने अपने जो इनका कथन है उसमें मराठों के लिए पानीपत का युद्ध जो है वो परिणामकारी यानी कि परिणामकारी शब्द का विशेष रूप से यूज किया है। तो मित्रों ये प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ मित्रों हम R.B. सरदेसाई एक इतिहासकार हुए हैं, क्या नाम है इनका, R.B. सरदेसाई। तो इन्होंने कहा कि जो पानीपत का पिछले युद्ध था इसमें यह निश्चित नहीं किया कि भारत में कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित कर दिया कि भारत में अब मराठी शासन नहीं करेंगे। क्योंकि मित्रों पानीपत का जो युद्ध है वो मराठियों को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। इस युद्ध में मराठियों को भारी जनधन की हानि होती है। मित्रों यदुनाथ सरकार ये जो मराठा इतिहास लिखने वाले महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि पानीपत के युद्ध में मराठियों का एक भी ऐसा घर नहीं था जहां से इस युद्ध में कोई न कोई मरा ना हो। तो मित्रों काफी जो जनधन की हानि है वो मराठियों को होती है पानीपत के युद्ध से और इस बात का पता हमें इन इतिहासकारों के कथनों से लगता है। मित्रों अब हम जानते हैं अगले पेशवा माधव राव के बारे में, माधव राव के बारे में। मित्रों ये बालाजी बाजीराव के बाद पेशवा बनते हैं और इनका जो टाइम है वो 1761 से लेकर 1772 तक है। मित्रों पानीपत की युद्ध के बाद जो मराठों ने अपनी शक्ति जो खो दी थी, इनकी प्रतिष्ठा को जो आघात लगा था उसे पुनः स्थापित करने का जो कार्य है वो माधव राव द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है, इनके काल में मित्रों हैदराबाद का निजाम और जो मैसूर का जो हैदर अली होता है वो मराठों को चोट देने के लिए चोट प्रदान करने के लिए राजी हो जाता। मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय है वो भी मराठों की शरण में आ जाता है, इलाहाबाद से दिल्ली आ गया और शाह आलम द्वितीय ने जो मित्रों मराठों की शरण ली इनके टाइम में, किसके टाइम में,
माधवराव पेशवा के टाइम में। मित्रों मराठियों को अब मित्रों जो मराठी है वो अगर मुगल भाषा को संरक्षण दे रही है तो इसका मतलब ये है कि मराठी जो है वो अब मतलब अपनी शक्ति की चरम पर है। माधवराव के बाद मित्रों नारायण राव जो है वो पेशवा बनते हैं और मित्रों इनकी जो हत्या है वो रघुनाथ राव द्वारा कर दी जाती है। नारायण राव की हत्या किसके द्वारा की जाती है? रघुनाथ राव। मित्रों रघुनाथ राव क्या होता है कि इसको राघोबा भी कहा जाता है। रघुनाथ राव क्या होता है? इसको राघोबा भी कहा जाता है, राघोबा। और ये क्या होता है? बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ एक संधि करता है जिसे सूरत की संधि कहा जाता है। काफी इम्पोर्टेंट है मित्रों। सूरत की संधि ये रघुनाथ राव द्वारा की जाती है जिसने नारायण राव की हत्या कर दी। इसी समय बम्बई काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है मित्रों बम्बई प्रेसिडेंसी का वो होता है हॉलरवी। मित्रों सूरत की संधि के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।